नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने लास्ट वीडियो में हमने सुपोषित माँ अभियान टॉपिक तक बात कर लिया था। आज बात करेंगे उसके आगे। इस सीरीज़ में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से हमारे देश में लॉकडाउन लगाया गया और इस लॉकडाउन की वजह से जो लोग डेली अर्न करते थे, डेली कमाते खाते थे, उनकी आजीविका के समक्ष चुनौती उत्पन्न हुई। इस वजह से लॉकडाउन का जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट रहा वो गरीबों पर ज़्यादा रहा। तो इस वजह से सरकार ने 1.70 लाख करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा किया गया 26 मार्च 2020 को। किसके द्वारा? जो हमारे वित्त मंत्री हैं श्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है लॉकडाउन की वजह से जो कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुई या कोविड-19 की वजह से जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई उसमें गरीबों की मदद करना। ठीक है, अब ये जो स्कीम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके एक घटक के रूप में एक दूसरी स्कीम को लॉन्च किया गया, इसी के घटक के रूप में। ठीक है, अलग से नहीं, इसी के घटक के रूप में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ठीक है, गरीब कल्याण अन्न योजना, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें गरीबों को क्या प्रदान किया जाएगा? खाद्यान्न उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि इस समय तो आप जान ही रहे होंगे कि हमारे देश में 80 करोड़ लोगों को इसी स्कीम के तहत 80 करोड़, जो कि हमारी कुल आबादी का 2/3 है, 80 करोड़ लोगों को 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं और चावल मुफ्त में दिया जा रहा है। ठीक है, साथ में 1 किलोग्राम चने की भी आपूर्ति इस स्कीम के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट की जाएगी। ठीक है, और इस स्कीम को नवंबर 2020 तक बढ़ा दिया गया, अर्थात नवंबर 2020 तक जो 80 करोड़ लोग हैं उन्हें 5 किलोग्राम पर हेड के हिसाब से, प्रति व्यक्ति के हिसाब से गेहूं और चावल मिलता रहेगा, साथ में 1 किलोग्राम चना। हालांकि रियलिटी में जो पीडीएस वाले हैं वो चना वगैरह आप गांव में देखते होंगे, शायद वो चना बहुत जगहों पर नहीं देते हैं। वो लोग क्या करते हैं, ब्लैक मार्केटिंग कर लेते हैं, बेच लेते हैं उसको। ठीक, और क्या इस स्कीम में और क्या खास बातें हैं आप यहाँ देखें तो जो लोग कोविड-19 से इस समय स्वास्थ्य कर्मी हमारे हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं, तो उनके लिए सरकार ने एक बीमा स्कीम को लॉन्च किया। अगर कोई भी स्वास्थ्य कर्मी, इसमें कौन कौन शामिल है? इसमें सफाई कर्मचारी, वार्ड बॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्नीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ या कोई भी इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति शामिल है, अगर उसके साथ कोविड-19 से वो प्रभावित होकर के उसकी डेथ होती है या कोई हादसा उसके साथ होता है तो 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और, कुछ और यहाँ पर कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। आगे चलें। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक वो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में है। फिर से वही बात है कि लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों के का रोजगार छिन गया, ठीक है, जो लोग मुंबई, दिल्ली इन सब जगहों पर काम करते थे, उन्हें लॉकडाउन की वजह से घर वापस जाना पड़ा। और गाँवों में हमारी पंचायतें इतने मतलब कि ये कहें कि बिल्कुल ही बेतरतीब तरीके से काम कर रही हैं। वो ना तो कोई काम को जनरेट करती हैं और ना ही कोई काम आता भी है तो उन्हें घोटाले के रूप में वो लोग किस तरीके से अनियमितताएं पाई जाएंगी वो आप देख रहे होंगे रियलिटी में। ठीक है, तो यहाँ पर 31 मई 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मन की बात में उन्होंने बताया कि जो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हुई और जो लोग अपने गांव लौट गए हैं उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए उनके गांव में ही रोज़गार उपलब्ध करवाया जाएगा। इस वजह से गरीब कल्याण रोज़गार अभियान की शुरुआत की गई। हालांकि जब हमारे जो प्रवासी श्रमिक थे, जब वो अपने गांव की ओर लौट रहे थे तो उस समय बहुत चर्चा थी, मीडिया में भी उन्हें कवरेज दिया गया। लेकिन अब रियलिटी क्या है, जब अब वो लोग वापस आ रहे हैं दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में अपने घरों से वो वापस जा रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, क्योंकि ट्रेन में वो इतनी कम ट्रेनें चल रही हैं कि उन्हें टिकट नहीं मिलता, तो वो लोग बस से, प्राइवेट बस से वापस जा रहे हैं। तो इस समय कोई पूछने वाला उन्हें नहीं है। कोई नहीं पूछता कि आप गाँव में ही क्यों नहीं रहते, गाँव में ही काम करो, क्योंकि गाँव में काम ही नहीं है। ना तो अब सरकारें कोई बोल रही है, बस स्कीम्स हैं, सारी स्कीम्स आप कागज़ों पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक स्कीम है जो आप देख रहे हैं, गरीब कल्याण रोजगार अभियान के बारे में। 20 जून 2020 को इसका शुभारंभ किया गया। 20 जून 2020 को मोदी जी के द्वारा गरीब कल्याण रोजगार अभियान का शुभारंभ किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। कहाँ शुरुआत किया गया? बिहार के खगड़िया जिले के तेलिहर ग्राम से इसका प्रारंभ किया गया। ठीक है, खगड़िया जिले के तेलिहर ग्राम से। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो लोग अपने गांव वापस लौटे हैं उन्हें सशक्त बनाना और उन्हें अपने ही क्षेत्र में आजीविका के अवसर उपलब्ध करवाना। ठीक है, और इसे अभी 125 दिवसीय अभियान को
6 राज्यों के 116 जिलों में प्रारंभ किया गया है, जो एक मिशन के रूप में कार्य करेगा। याद रखने वाली बात क्या है कि यह अभियान केवल उन्हीं जिलों में लागू किया गया है जहां पर जो प्रवासी कामगार हैं उनकी लौटने वालों की संख्या 25,000 से ज़्यादा है। अर्थात अगर उस ज़िले में 25,000 से ज़्यादा प्रवासी श्रमिक आए हैं तो वहीं पर इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो बिहार में ऐसे 32 ज़िले मिले हैं और यूपी में कितने ज़िले मिले हैं? 31 ज़िले। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें काम कौन सा होगा? अगर उन्हें अपने गांव में ही रोजगार करवाया जाएगा तो कौन कौन से काम उन्हें मिलेंगे? जैसे ग्रामीण आवास का निर्माण करना है, पौधरोपण करवाया जाएगा उनसे, जल जीवन मिशन के माध्यम से पेयजल का प्रावधान। जल जीवन मिशन में क्या है, 2024 तक पाइप के द्वारा सभी घरों को पानी प्रोवाइड करवाना, ग्राम पंचायत भवन का निर्माण करवाना, सामुदायिक स्वच्छता परिसर, ग्रामीण संपर्कता कार्यक्रम, सीमावर्ती सड़क कार्य करवाना, आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण, मवेशियों के बाड़े इत्यादि को शामिल इसमें किया गया है। आखिर उन्हें रोजगार कैसे प्रदान किया जाएगा? गांव में तो इंडस्ट्री नहीं लगी हैं, तो उन्हें पंचायतों के माध्यम से विभिन्न कार्यों में शामिल किया जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम। अभी जो आपने स्कीम देखा वो तो पूरे भारत लेवल पे है, तो यहाँ पर राज्य सरकारें भी अपने स्तर पे प्रयास कर रही हैं। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 26 जून 2020 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस स्कीम को लॉन्च किया गया। और इसके तहत टारगेट क्या है? इसके तहत टारगेट है 1.25 करोड़ से अधिक कामगार और श्रमिक को रोजगार उपलब्ध करवाना। ठीक है, इसमें भी क्या काम करवाया जाएगा? सामुदायिक शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण, मनरेगा और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। NIRF इंडिया रैंकिंग 2020, इसमें क्या खास बात है? ये रैंकिंग है और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसको किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसको जारी किया जाता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, हमने नई एजुकेशन पॉलिसी पढ़ी, उसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय को किस नाम से जाना जाएगा? शिक्षा मंत्रालय। इसके अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत हुई थी 2015 में। ठीक है, और ये क्या करता है? जो हमारे उच्च शिक्षा संस्थान हैं उनको रैंकिंग प्रदान करता है। और ऐसी जो है ये चीज़ें, उसमें पहला जो संस्करण जारी किया गया था, कब जारी किया गया था? 2016 में। अब यहाँ पर जो खास बातें हैं वो देख लेते हैं। अभी 11 जून 2020 को हमारे HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा ये रैंकिंग जारी की गई, जो कि इस संदर्भ में 5वां संस्करण है। ठीक, अब यहाँ पर ओवरऑल कैटेगरी, 2 कैटेगरी में इसको बनाया गया है। एक ओवरऑल कैटेगरी में रैंकिंग जारी की गई और एक स्पेसिफिक कैटेगरी है, जैसे कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर और डेंटल। ठीक है, आइए बात करते हैं, रैंकिंग को देख लेते हैं। अच्छा हाँ, पैरामीटर्स क्या क्या हैं? पैरामीटर्स में आप यहाँ देख सकते हैं, पैरामीटर्स में जैसे शिक्षण, अधिगम और संसाधन, अनुसंधान, पेशेवर अभ्यास, ये पैरामीटर्स आपको याद बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। चलिए रैंकिंग देखते हैं। पहले हम देखेंगे ओवरऑल कैटेगरी में। ओवरऑल कैटेगरी में टॉप 10 में कौन कौन से संस्थान हैं? आपको 3 तो याद रखने ही पड़ेंगे, जैसे कि IIT मद्रास टॉप पर है, IISc बेंगलुरु सेकेंड स्थान और IIT दिल्ली 3rd पोजीशन पे विद्यमान है। ये तो ओवरऑल कैटेगरी हो गई। अब इसमें बात करें टॉप 10 में यूपी के कितने हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं यूपी में IIT कानपुर और BHU को स्थान मिला है टॉप 10 में। IIT कानपुर और BHU, IIT कानपुर किस नंबर पे है? 6ठे नंबर पे और BHU 10वें नंबर पर। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलें। ये तो हमने देखा ओवरऑल कैटेगरी में। अब अगर हम स्पेसिफिक कैटेगरी की बात करें विश्वविद्यालय श्रेणी में, तो विश्वविद्यालय श्रेणी में टॉप पर कौन है? IISc बेंगलुरु है, JNU सेकेंड नंबर पे है और 3rd नंबर पे BHU आता है। क्लियर, ये हो गया विश्वविद्यालय श्रेणी। आगे देखें इंजीनियरिंग श्रेणी में, तो इंजीनियरिंग में फर्स्ट और सेकंड स्थान किसको किसको मिला? IIT मद्रास टॉप पर है और IIT दिल्ली सेकंड पोजीशन पे विद्यमान है। अब अगर बात करें मैनेजमेंट श्रेणी में, तो IIM अहमदाबाद को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और IIM बेंगलुरु को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब और यहाँ पर बस ठीक है, इतना ही अनफ है। चलिए आगे चलें। द्वितीय सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक व डैशबोर्ड। ठीक है, सेकेंड SDG इंडिया के बारे में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आपको पता है इसमें 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। इनको 2030 तक
पूरा करना है। ठीक है, इसके पहले 2015 तक MDG चला था, 2015 से 30 तक के लिए SDG का विकास किया गया है। तो ये जो इंडेक्स है ये बताता है कि जो SDG में टारगेट्स और गोल्स हैं उनको कोई भी देश कितनी तेज़ी से अचीव करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो ये इंडेक्स इंडिया के लिए स्पेसिफिक है कि इंडिया के जो राज्य हैं वो SDG के बारे में जो लक्ष्य तय किए गए हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में कहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, ये जो इंडेक्स है किसके द्वारा तैयार किया जाता है? इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है हमारी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसको मॉस्पी भी बोलते हैं शॉर्ट में। साथ में यूनाइटेड नेशन इंडिया और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट, 3 संस्थाएं मिल करके इसको इंडेक्स को तैयार करती हैं। आइए बात करते हैं इस इंडेक्स में कौन सा राज्य कहाँ पर है। देखिए, आपको पता है कि अभी मैंने बताया आपको कि SDG में 17 गोल्स हैं, टारगेट्स हैं, 17 गोल्स और 169 टारगेट्स हैं। तो इसमें जो 17वां गोल है वो है कि संपूर्ण विश्व के जो देश हैं वो एक साथ मिल करके इस टारगेट को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें जो 17वां गोल है उसको छोड़ दिया गया, बल्कि इसमें केवल 16 ही लक्ष्यों को कवर किया गया है, इतना याद रखना है आपको। ठीक, और 0 से 100 का पैमाना दिया गया है, 0 से 100 के बीच सभी राज्यों को अंक दिया गया है। चलिए इसमें बात करें टॉप पर कौन है, तो SDG इंडिया इंडेक्स में केरल टॉप पर है। उसका स्कोर कितना है? 70। अर्थात SDG में जो लक्ष्य और टारगेट्स हैं उनको प्राप्त करने की दिशा में केरल सबसे तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। और दूसरे स्थान पे कौन है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है? तो उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक उन्नति करते हुए 2018 की SDG रैंकिंग के 29वें स्थान से इस बार उसने 23वां स्थान प्राप्त किया। अर्थात 6 पायदान वो उसमें सुधार हुआ। पहले 2018 में 29वें नंबर पे था और इस साल ये 23वें स्थान पे आ गया। क्लियर? चलिए अब यहाँ पर देखिए, आकांक्षी श्रेणी, अच्छा प्रदर्शन, अग्रणी, लक्ष्य प्राप्तकर्ता, इसके बाद यूटीज़ के बारे में दिया गया है। ये बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही यहाँ पर आप देखें तो जो 16 गोल्स हैं उनके बारे में भी अलग अलग बताया गया है। तो ये बिल्कुल भी अलग अलग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपको पसंद आई और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।